सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन की ओर से मैं सुनीता अरोड़ा 26 जुलाई 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। लेखक हैं राकेश अचल जी, जो सह संपादक हैं और ग्वालियर में रहते हैं। आज की राजनीति और राजनीतिज्ञों पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं, मुद्दों से भटकी देश की सियासत में अब बिखरे विपक्ष के नए संगठन का नाम ही एक मुद्दा बन गया है। विपक्ष के पुराने गठबंधन का नाम यूपीए था, जिसे बदलकर अब इंडिया कर दिया गया है। इंडिया है तो अनेक शब्दों के समुच्चय का संक्षिप्त रूप, लेकिन इस नए नाम ने सत्तारूढ़ दल भाजपा की नींद उड़ा दी है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर पर पहले से कांग्रेस का भूत सवार था, अब उसके साथ ही इंडिया का भूत भी सवार हो गया है। वे सोते जागते इस इंडिया का रोना रोते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी राम भक्त पार्टी है, लेकिन उन्होंने शायद रामचरितमानस का पारायण अध्ययन नहीं किया, जबकि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ठोक बजाकर लिख गए हैं कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। नाम का स्मरण यानी जाप करने से ही व्यक्ति इस भवसागर से पार उतार सकता है। भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम में भारतीय शामिल होने पर देश में किसी को आपत्ति नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी में भारतीय होने पर कोई उज्र नहीं करता, तो भाजपा और देश के प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के गठबंधन को इंडिया कहे जाने पर आपत्ति क्यों है? यह समझ से परे है। इंडिया भारत ही है, भारत ही इंडिया है, जैसे अमेरिका यूएसए है या इंग्लैंड ब्रिटेन। इसी तरह यदि बिखरा विपक्ष खुदा न खास्ता इंडिया हो गया है तो हो जाने दीजिए। किसी ने आपको पीले चावल तो नहीं दिए कि आप इंडिया को इंडिया कहें। आप इसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कहिए ना। वैसे भी देश मुद्दों पर तो चुनाव लड़ता ही नहीं है, इसलिए इस बार का चुनाव नाम लेकर ही लड़ा जाए तो बेहतर है। अभी तक यूपीए बनाम एनडीए होता था, अब एनडीए बनाम इंडिया होगा, तो जनता को भी कुछ नया महसूस होगा ना। लेकिन मुश्किल यह है कि विपक्ष का इंडिया सत्तारूढ़ दल का इंडिया नहीं है। सत्तारूढ़ दल के इंडिया में कांग्रेस और मुसलमान नहीं है, जबकि विपक्ष के इंडिया में सब है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सब कह दिया जो उन्हें संसद के सामने कहना था, लेकिन अपनी जिद की वजह से उन्होंने अब तक कहा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने न संसदीय दल की बैठक में मणिपुर का नाम लिया और न ही बैठक के बाहर किसी और मंच पर। हालांकि वे जलते मणिपुर को अनाथ छोड़कर तमाम विदेश यात्राओं के साथ ही देश के उन तमाम राज्यों में चुनावी रैलियां संबोधित कराए हैं जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री जी को मणिपुर और मणिपुर में फैली अराजकता की वजह से हो रही विश्वव्यापी बदनामी की फिक्र ही नहीं है। भाजपा और प्रधानमंत्री जी चुनावों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके देश का प्रधानमंत्री किसी फिक्र में दुबला हो। बिखरे विपक्ष की एकजुटता सत्तारूढ़ दल के लिए अचानक चुनौती में कैसे बदल गई, ये समझ से बाहर है। समझ से बाहर से तो विपक्ष का सरकार के खिलाफ अचानक अविश्वास प्रस्ताव लगना भी है। विपक्ष में खूब है, उसने भी रामचरितमानस नहीं पढ़ा। मानस में साफ लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। अरे भाई, अब अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या हासिल? ये तो बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। देश की जनता का विश्वास सरकार से उठे एक जमाना बीत गया। आपसे हमको बिछड़े हुए की तरह अब तो फैसला जनता की अदालत में होना है। संसद में सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, सदन में उसे चित्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी सदन में बोलें या ना बोलें, विपक्ष उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हकीकत यह है कि विपक्ष भी अब सांप निकलने के बाद बनी लकीर पीट रहा है। सरकार को नहीं बोलना तो सरकार नहीं बोलेगी।
उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। आप चाहे जितना हंगामा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार शत्रुमुख बन चुकी है। उसे उम्मीद है कि विपक्ष द्वारा खड़ी की गई इंडिया नाम की आंधी या तूफान भी खामोशी के साथ गुजर जाएगा। मुझे सरकार के आत्मविश्वास पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। मुझ में यानी आम आदमी में सीधे खड़े होने की कबूत बची ही नहीं है। आम आदमी बीते 9 साल में इतनी जगह से तोड़ा जा चुका है कि वो सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। यही सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। देश संसद पर प्रति घंटे कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करता है, यानी संसद पर हर साल होने वाले सत्रों पर 200 करोड़ से कम खर्च नहीं होता। बदले में जनता को क्या हासिल होता है? केवल हंगामा। विपक्ष में कोई भी हो, इसका काम है हंगामा करना। कोई देश की सूरत बदलने के लिए संसद में जिरह करने नहीं आता। सरकार का तो जिरह में यकीन ही नहीं रहा। सरकार हर काम ध्वनिमत से करना चाहती है। चूँकि सरकार ऐसा चाहती है, इसलिए सारे काम ध्वनिमत से ही हो जाते हैं। विपक्ष और विपक्ष के साथ देश की जनता टापती रह जाती है। सांसदों को तो फिर भी सदन में हाजिरी का पैसा मिल जाता है, जनता को तो वो भी हासिल नहीं है। मज़ा तो तब आता जब संसद की कार्यसूची को स्थगित कर केवल और केवल मणिपुर पर बहस होती। विपक्ष सरकार को अपना नजला झाड़ता और सरकार विपक्ष के साथ पूरी दुनिया को भी जवाब देती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा हो भी नहीं सकता था। कम से कम मोदी जी के रहते तो ऐसा नामुमकिन है। इस दुर्भाग्य से उबरने के लिए अब एकमात्र रास्ता जनता का दरबार बचा है। अब देश के भविष्य का फैसला संसद में नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों पर ही होगा। देश की जनता को भी अब धैर्य रखना चाहिए। विपक्ष को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। इस दौर में मुझे राहुल गांधी जैसे सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली नज़र आते हैं। वे संसद के बाहर जिस खूबसूरती से अपना काम कर रहे हैं, उसी खूबसूरती से दूसरे सांसदों को काम करना चाहिए, संसद से इस्तीफे देकर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। राहुल गांधी को तो बतौर सज़ा संसद व्यवहार किया गया था। पूरा विपक्ष एक राहुल के लिए सांसद में इस्तीफा तो नहीं दे सकता, भले ही विपक्ष ने इंडिया बना लिया हो। सरकार के खिलाफ सामूहिक इस्तीफे सबसे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव होता। खैर, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। हमें और आपको टीवी ऑफ कर मैदान में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और कुछ नहीं तो मणिपुर के शहीदों के लिए पूरे देश में एक दिन का उपवास तो रखा ही जा सकता है। श्रद्धांजलि तो दी जा सकती है। मणिपुर से माफ़ी तो मांगी जा सकती है। क्या कहते हैं जनाब आप? धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।